नमस्कार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश के लोकसभा के चुनाव अब अंतिम चरण में है। अंतिम 5वां चरण होने जा रहा है और इसमें मुंबई, ठाणे, भिवंडी ऐसी लोकसभा की प्रमुख सीटें, कल्याण लोकसभा सीट। इंडिया अलायंस के प्रवक्ता, कलवा मुमरा के विधायक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड आज हमारे साथ हैं। आज इस चुनाव के अंतिम चरण में चुनाव को लेकर, कुछ अल्पसंख्यक समाज के सवालों को लेकर खास बातचीत हम करने जा रहे हैं इंडिया अलायंस के प्रवक्ता और विधायक जितेंद्र आव्हाड जी से। आव्हाड साहब, सबसे पहली बात, आपने जैसे कि इस चुनाव के चौथे चरण खत्म होने तक और तीसरे चरण के खत्म होने तक देखी होगी कि कांग्रेस के आरिफ नसीम खान, मोहम्मद आरिफ नसीम खान, उन्होंने कांग्रेस की स्टार प्रचारक सूची से इस्तीफा दिया था, जो कि बाद में उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन पूरे महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज से एक आवाज़ उठी थी। आप भी मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हो, मुसलमानों के लिए आप आवाज़ उठाते हो। बहुत ऐसे नाजुक मामलों पर भी जहां पर मुस्लिम नेता नहीं बोले लेकिन आप बोले हैं, ये सभी ने देखा है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया अलायंस के आप प्रवक्ता होने के नाते क्या कहना चाहेंगे कि महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से एक भी जगह मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया? क्यों कर ऐसा हुआ? क्या आघाड़ी की रणनीति एक नहीं थी या टिकट बंटवारे की रणनीति अपनी अपने तौर पर की गई? शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट और कांग्रेस, ये जो तीन प्रमुख दल है महाविकास आघाड़ी के, तो उन्होंने अपनी अपनी उम्मीदवार चयन नीति जो है वो अलग रखी थी या साझी रखी थी? क्यों कर ऐसा हुआ? बात करूँ राष्ट्रवादी की, तो हमारे पास 10 ही सीट थी जी। उस 10 सीट में कोई अल्पसंख्यक उम्मीदवार दे के वो चुन के आता, ऐसे हालात तो नहीं थे। भाई कांग्रेस और शिवसेना का मुझे मालूम नहीं, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए हमारे दिल में क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कांग्रेस ने क्या किया और शिवसेना ने क्या किया ये मुझे मालूम नहीं। यानी आघाड़ी की ये साझा नीति नहीं थी उम्मीदवार चुनने की, ऐसा हम कह सकते? नहीं, था ही नहीं। जो उम्मीदवार चुन के आएगा ऐसे उम्मीदवारों को डालो, ऐसा एक कॉमन बताया गया था। तो अभी हमने 10 डाले हैं, उसमें से बिल्कुल 10 के 10 फाइट में हैं। आव्हाड साहब, जो विधानसभा चुनाव क्षेत्र आपका है कलवा मुमरा, ये कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आता है और वहाँ पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को आघाड़ी ने वो सीट दी है। वैशाली दरेकर राणे जो है वो उम्मीदवार है। लेकिन लोगों की जो शिकायतें हैं, आपने भी अपनी बातों में कहा, आपने एक वीडियो भी जारी किया था बीच में कि वो आई नहीं है, वो आई नहीं है। तो अभी भी कहीं ना कहीं इस तरह की चर्चाएं चल रही है और एक आरोप लग रहा है कि ये डमी उम्मीदवार है, या फिर उसी के चलते जो है नोटा का ऑप्शन लोगों को सुझाया जा रहा है मुस्लिम बहुल इलाकों में। क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, नोटा का ऑप्शन कौन सुझा रहा है? अलमास कॉलोनी में एक मिस्टर एंड मिसेस है, वो नोटा नोटा करके घूम रहे हैं। खास करके अजीत पवार का जो गुट है, जो बिल्कुल मोदी के समर्थन में है, बिल्कुल मोदी जी की भाषा बोलता है, वो गुट एक्टिव हो गया है मुमरा में और वो चला रहा है कि नोटा को वोट दो। वैशाली दरेकर, अभी हमारा सम्मेलन हुआ सभी पार्टियों का, उसमें आई थी, अभी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक पूरा दिन मुमरा, एक पूरा दिन कलवा, ऐसा मैं दे दूंगी। मैं अंतिम चरण में ही उनको लाना चाहता हूँ। लोकसभा का उम्मीदवार कोई 4-4, 5-5 बार नहीं आता है। और ये हमारे जो सामने जो उम्मीदवार है वो उसको घाई घाई में लाके बाय बाय कह दिया, क्योंकि कोई भी मुसलमान नेता आइडेंटिफाई नहीं होना चाहता है। आव्हाड साहब, आपने देखा होगा 4 दिन पहले मुमरा और कलवा के डॉक्टरों के विभिन्न संगठन, इनका एक कार्यक्रम जो है एक एनजीओ के माध्यम से जो है अमित गार्डन होटल में लिया गया, जिसमें शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे आए, शिवसेना के बड़े बहुत से नेता आए। उन डॉक्टरों के संगठनों में कई ऐसे संगठन मैंने देखा, कलवा का तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन मुमरा के जो है तो बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने आपसे अक्सर काफ़ी सारा काम लिया है। अपने प्रैक्टिस के दौरान भी जो है उन्होंने आने वाली मुश्किलों को आपके ज़रिए हल किया और एक बिगर प्लेटफॉर्म पर भी जो मेडिकल फैटर्निटी की दिक्कतें थी उन पर भी उन्होंने आपका सहयोग हमेशा दिया। आज ऐसे पढ़े लिखे तबके भी जो है
मुमरा कौसा के डॉक्टर्स के जो है संगठन जो है वो उस तरफ मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? बात ऐसी है कि लोकसभा का उम्मीदवार ये सिर्फ उम्मीदवार नहीं है, वो मुख्यमंत्री का बेटा भी है। तो कौन से स्वरूप से दबाव आता रहेगा, प्रेशर डाला जा रहा है, इसकी शायद आपको मालूमत नहीं है। यानी आप कहना चाह रहे हैं साम दाम दंड भेद की नीति पूरी तरह से अमल में लाई जा रही है? पूरी 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 पूरी, यानी कुछ छोड़ा नहीं है। अवाड़ साहब, आप यहाँ समझा जा रहा है कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कि वैशाली दरेकर राणे से ज्यादा जितेंद्र अवाड़ चर्चा में है। इंडिया अलायंस के प्रवक्ता के तौर पर तो हैं, एक महाराष्ट्र की सेकुलर के आवाज के तौर पर तो हैं, लेकिन इस चुनाव में एक अलग ही आपके नाम का मामला चल रहा है। तो क्या जानकारी देंगे आप? जैसे उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र है, अंबरनाथ बदलापुर विधानसभा क्षेत्र है, कल्याण पूर्व है और कल्याण ग्रामीण है। ये 5 चुनाव क्षेत्र जो है विधानसभा के, इनमें क्या स्थिति है वैशाली राणे दरेकर की? आपने क्या जायजा लिया है? किस तरह से वैशाली राणे दरेकर जो है फाइट में बनी हुई है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि मुख्यमंत्री की बेटे की सीट है, प्रतिष्ठा की बात है, नाक का सवाल है। तो इस नाक को काटने के लिए क्या कर रही है इंडिया आघाड़ी, अलायंस और महाविकास आघाड़ी और खुद उम्मीदवार? क्या जायजा है आपके पास? देखो, ऐसा है कि सभी आमदार भाग गए, लेकिन वोटर्स नहीं भागे। वोटर्स, आपको अगर 77 की लड़ाई याद है, जब इंदिरा गांधी उम्मीदवार थी, यानी इंदिरा गांधी का राज था, तब लोग चुनाव में बात नहीं करते थे, लेकिन आखिर में उन्होंने इंदिरा जी को हरा दिया। आज भी कुछ देश में यही हालत है, लोग बात नहीं कर रहे, बात करने से डर रहे। बात करने से डरना, इसका मतलब सीधा है कि लोगों की उनके लिए चाहत खत्म हो गई है, और फिर उनको पहचानना तुम्हारा काम है। कुछ बात करते हैं, कुछ बात नहीं करते हैं। तो जैसे दीवा में है, फिर आगे वाले जो गांव है अमरनाथ की तरफ, कल्याण में जो गांव है, डोंबिवली जो है, ये सभी जगहों पे शिवसेना के बाला साहब ठाकरे के कमिटेड वोटर्स थे। ये कमिटेड वोटर्स ऐसे नहीं हिलते, ऐसे नहीं हिलते। और वैशाली दरेकर का उसको पूरा फायदा उसका मिलेगा पूरी तरीके से। फिर भी शिवसेना का वोट तो बटेगा ना साहब? शिवसेना का वोट बटेगा तो हमारा वोट ऐड भी होगा ना, कांग्रेस का भी वोट ऐड होगा। और नौजवानों में खास करके गुस्सा है कि ये देश अगर सेक्युलर है, ये देश अगर संविधान को मान के चलता है, जो आज़ादी उनको संविधान ने दी है, वो आज़ादी अगर निकालने की कोई कोशिश करेगा तो नौजवान मानेंगे नहीं। तुमने क्या पहनना चाहिए, तुमने क्या खाना चाहिए, तुम रात को कितने बजे घर पहुंचना चाहिए, उनको ये आज़ादी मिल गई है, ये आज़ादी कोई छोड़ेगा नहीं। और उसी आज़ादी को कायम रखने की लड़ाई है ये लड़ाई, और विचारों की ही लड़ाई है कि क्या ये देश सेक्युलर रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या देश के संविधान को फेंक दिया जाएगा। जैसे हमने देखा नेपाल, एक वक्त में नेपाल ने खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था, जैसे पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया था, लेकिन दोनों उस परिप्रेक्ष्य में चल नहीं पाए। न वो इस्लामिक राष्ट्र पूरी तरह से बन पाया, न ये हिंदू राष्ट्र उस तरीके से बन पाया। तो इन दोनों उदाहरणों को देखते हुए भारतीय जनमानस को क्या सोचना चाहिए, किस तरह से आगे जो है देश के लिए सोच रखनी चाहिए? आपको शायद मालूमात नहीं है कि नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया और सेक्युलर शब्द डाल दिया उसमें। हम पाकिस्तान के पैरों पीछे पीछे नहीं चलते। हमको ये देश हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाना है। सभी धर्मों को जो आज़ादी है, हमारे यहाँ की विविधता है जो है, कितने मुसलमानों को मालूम भी नहीं होगा की हमारे कुछ भाग हिस्से ऐसे हैं, मला माहीत नाही तुझ्याकडे काय परिस्थिती आहे, पण मंगळसूत्र आपल्यात घालतात, हो आहे, सगळीकडे आहे। तो ये मालूम नहीं है ना।
कि हम कितने मिले हुए हैं, हमारे संस्कार संस्कृति हम कितने मिले हुए हैं। ये सालों सालों का इतिहास है। हम इसको बांटना चाहते हैं, ये इतना आसान नहीं है। नहीं देखिए, जैसे अवाड़ा साहब आपने संस्कृति की बात की है, तहजीब की बात की है, तो महाराष्ट्र में शादी होती है, नए जोड़े की शादी होती है, तो शादी से पहले भी जैसे मंगलाष्टक पढ़ते हैं, 7 फेरे लेते हैं, सब होने के बाद बुजुर्गों के पैर छुए जाते हैं। बुजुर्गों के वधू वर जो है, नवविवाहित दंपत्ति जो होता है, वो पैर छूते हैं। तो कर्नाटक में अगर आप जाएंगे तो वहाँ के मुसलमानों में ये प्रथा है, आज भी ये प्रथा है कि शादी होने के बाद वो मुस्लिम जोड़ा अपने बुजुर्गों के पैर छुएगा। तो ये साझा संस्कृति की आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक जो नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, आरएसएस, बीजेपी, उनके समविचारी जो संगठन है, ये आज प्रधानमंत्री ने खुद जो है बांसवाड़ा की सभा में उसके ऊपर मुहर लगा दी। जिस तरह से मुंबई में पिछले चुनाव से 2-3 महीना पहले, 4 महीना पहले मीरा रोड से लेकर मानकुर तक, मालवनी से लेकर घाटकोपर तक नीतीश राणे आग उगल रहे थे, जहर फैला रहे थे, कहीं ना कहीं मंगल प्रभात लोढ़ा जो है वो जहर फैला रहे थे, और उन्होंने हर वक्त मुसलमानों का जिक्र जो है वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहकर कहा, और प्रधानमंत्री ने फिर इतनी बड़ी चुनावी सभा में घुसपैठिए का शब्द लगा दिया। तो ये मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया गया एक बहुत बड़ा नैरेटिव है। इसको समझकर इसके इलाज के लिए फिर मुसलमानों ने क्या कदम उठाने चाहिए, किस तरह की रणनीति करनी चाहिए? कि जो पहले चरण का मतदान हुआ उसमें उनके सिक्योरिटी एजेंसीज ने बताया कि आपका जादू नहीं चल रहा है जी। उसके बाद उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बदल रही। अब बात करें तो करें क्या? विकास के ऊपर बात करेंगे तो लोग पूछेंगे 2 करोड़ नौकरियां का क्या हुआ, महंगाई का क्या हाल है, गैस सिलेंडर कितने पे हैं, हमारी दाल जो हर रोज खाता है गरीब आदमी उसके हाल क्या है, देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये देश की पॉवर्टी इंडेक्स यानी भूख जिसको कहते गरीबी, भूख, हंगर स्ट्राइक, हंगर रेट, हम नेपाल और बांग्लादेश से पीछे है जी। आप कहते कि मैं 80 करोड़ जनता को खाना खिला रहा हूँ, आप खाना नहीं खिला रहे हो, उनको लाचार बना रहे हो। और हर हुकुमशाह यही करता है, जनता को लाचार बनाने के लिए पहले उसको थाली में खाने को देता है बिना कुछ किए, और बाद में उसको डराता है। डर और भूख आदमी को गुलाम बना देती है। ये कर रहे हो तुम। ये गांधी जी ने कहा था स्वावलंबी बनो, इसका मतलब था कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। अब अंग्रेज गए हैं, नौकरियां ढूंढो, काम पे लोगो, ये गांधी जी ने कहा था। ये तो ये बड़ी ताकत के साथ कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को हम खाना खिला रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं। इससे क्या कर रहे हो आप? क्योंकि आप नौकरियां दे ही नहीं सकते हो। आपने बैंकों के इतने कर्जे माफ़ किए, इतने कर्जे माफ़ किए, उसका ही इस्तेमाल अगर लोगों के लिए करते तो ये लोग स्वावलंबी बन जाते। अंत में अवाड़ा साहब, फिर मैं कहूँगा कि कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र, उसके कमानदार आप हो, एक तरह से कमांडिंग आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, तो पूरे चुनाव क्षेत्र लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे और अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तो मालूम है जितेंद्र आव्हाड काम कैसा करता है, ये कोई नई बात नहीं है। मेरे लोगों को मालूम है मेरी विचारधारा क्या है, मैं किसके साथ खड़ा रहता हूँ, और मैं सिर्फ चुनावी वक्त में नहीं आता हूँ, मैं 5 साल उसी विचारधारा से पर चलते रहता हूँ, और मैं ना कभी हिलता हूँ। ये हाले डोले जो लोग हैं जो गद्दारी कर चुके हैं, उनके बारे में कुछ सोचता भी नहीं मैं। मुझे मालूम है कि मेरे लोग काम के बदले में जितेंद्र आव्हाड क्या कहता है, किसको बोलता है वोट देने के लिए, उसी लाइन पे चलेंगे। क्योंकि वैशाली दरेकर चुन के आती है तो उसको हाथ पकड़ के काम करवा ले सकते हैं। जैसे फास्ट ट्रेन मुमरा में रुकनी चाहिए। रेलवे कम्यूटर्स की और बहुत ज़्यादा समस्या है। रेलवे के प्रवासी संगठन को जितना मैं मिला हूँ और कोई नहीं मिला है, और लोगों को ये
वो जानते हैं कि जितेंद्र आव्हाड ने ठान लिया तो फिर कोई काम मुश्किल नहीं है। तो ये मुझे भरोसा है कि मैं कहूँगा वैशाली दरेकर को वोट को, मशाल हमारी निशानी है, तो लोग बराबर उसको स्वीकार करेंगे।